जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने अभी, आगे सारा आसमान बाकी है, आगे सारा आसमान बाकी है। साथियों, मैं बीएल सैनी, जीके मोतीलाल सैनी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमें आज जीके मोतीलाल सैनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतिहास पढ़ेंगे। आज इतिहास का बेसिक परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हमें राजस्थान का एकीकरण ऐसे पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, ये जीके मोतीलाल सैनी ये यूट्यूब चैनल है, ये इस पर आप राजस्थान पुलिस की, पटवार की, रीट की, हाई कोर्ट की जितनी भी है आप तैयारी करना चाहो तो इस चैनल को आप अच्छे से देखो। इसमें वीडियो पर डे आ रहे हैं, इनको आप देखो। ठीक है साथियों, हमें इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, इतिहास से पहली बात तो हमें आज इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो इतिहास की मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इतिहास बने वरदान, इतिहास बने वरदान, इसे अभिशाप न बनने दो, इसे समझो तुम दास, इसे बाप न बनने दो, इसे बाप न बनने दो। ठीक है साथियों, अब हम इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ क्या होता है? पहले। इति का अर्थ क्या होता है? पहले। और हास का अर्थ क्या होता है? घटना। हास का अर्थ क्या होता है? घटना, अर्थात जो पहले घट चुका हो, जो पहले घट चुका हो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आप इसकी सामान्य एक परिभाषा भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो इसकी परिभाषा आप क्या बनाओगे कि अतीत में या प्राचीन काल में मानव के द्वारा जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप किए गए हैं, आज हम उसका अध्ययन करते हैं, उसे ही उसका क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो ये तो आ गई इसकी परिभाषा। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहां से बनता है कि इतिहास है, इस इतिहास के पिता की बात करते हैं, यानी इतिहास के, विश्व इतिहास का पिता कौन है? भारतीय इतिहास का पिता कौन है? राजस्थान इतिहास का पिता कौन है? तो देखो, सबसे पहले एक नंबर पर बात करते हैं हम विश्व इतिहास का पिता। वो इज द फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास का पिता। तब आपको बताना है विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो विश्व इतिहास का पिता कौन है? देखो, विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जिसने 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तकें लिखी थी। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। पहला क्वेश्चन बन गया कि विश्व इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है, जिसने 5वीं सदी में, कौन सी सदी में साथियों? जिसने 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। जिसने 5वीं सदी में क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। तो प्रश्न बन गया, हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने। विश्व इतिहास का पिता कौन हुआ? हेरोडोटस हुआ। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से हम बनाते हैं कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है? भारतीय इतिहास का पिता। तो भारतीय इतिहास का पिता आपको बताना है वेद व्यास। भारतीय इतिहास का पिता कौन है? वेद व्यास है। अब भारतीय इतिहास का पिता हो गया वेद व्यास। साथियों, मैं वेद व्यास की बात करता हूं। इस वेद व्यास ने
महाभारत की रचना भी की थी। महाभारत, तो पूछेगा महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। ठीक है। भागवत गीता, भागवत गीता, इसकी रचना किसने की? वेद व्यास ने की। आपने पढ़ा है वेद, तो वेदों का संकलन भी किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। यानी भारतीय इतिहास का पिता वेद व्यास है, जिसने महाभारत की रचना की, भागवत गीता की रचना की और वेदों का क्या कर दिया? इसने संकलन कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जो महाभारत है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस महाभारत का पहले जय संहिता नाम था और इसमें पांडवों की, कौरवों की, इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दूसरी बात, इसी भागवत गीता की बात करते हैं, हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? भागवत गीता है। और वेद हैं, वेद आप जानते हो हिंदू धर्म में वेद कितने हैं? 4 है। तो वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया था, जबकि वेदों का संस्थापक कोई भी नहीं है। कहा वेदों को अपूर्व से ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों को किसी ने भी नहीं लिखा था। इसका निर्माता भगवान को माना जाता है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। अब वेद व्यास है, इसने महाभारत की रचना कर दी, कोई बात नहीं है साथियों। अब यहां से 2 क्वेश्चन और बनते कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, तो दूसरा कौन सा है? रामायण। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। अब रामायण और महाभारत की बात समझना आप, हमें मालूम है कि युग कितने हैं? 4 है। युग कितने हैं? 4 है। पहला युग कौन सा था? कलयुग, सॉरी, पहला युग कौन सा था? सतयुग था। दूसरा कौन सा युग आएगा? त्रेता युग। द्वापर मत कर देना गलती से। दूसरा युग कौन सा है? द्वापर युग है। तीसरा कौन सा है? सॉरी, पहला युग तो सतयुग है। दूसरा युग कौन सा है? त्रेता युग है। तीसरा कौन सा है? द्वापर है। और चौथा युग कौन सा है? कलयुग है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा रामायण कौन से युग में लिखी गई थी? रामायण कौन से युग की घटना है? तो रामायण आपको त्रेता युग की बतानी है और महाभारत आपको द्वापर युग की बतानी है। दूसरी बात, रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की। तो रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने की। ठीक है। जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा कौन सा है? महाभारत। अगर आपसे पूछे रामचरितमानस, क्या साथियों? रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जबकि रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन साथियों भागवत गीता से भी बन जाता है। अगर आपसे पूछे कि भागवत गीता की रचना किसने की, तब तो आप क्या बताओगे? यहां पर इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। देखो, भागवत गीता एक तो किताब ये है, दूसरी किताब है गीता माता, एक है गीता रहस्य या सार, एक है गीतांजलि। अलग अलग किताब है। देखो, तो भागवत गीता तो किसने लिखी? वेद व्यास ने। भागवत गीता किसने लिखा? वेद व्यास ने। गीता माता महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने क्या लिखा? गीता माता पुस्तक। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा? गीता रहस्य। जबकि गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो गीतांजलि, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, गांधी जी ने गीता माता और भागवत गीता वेद व्यास ने लिखी थी। यह पुस्तक है साथियों, अलग अलग समझना इसको आप। अब यहां तक तो भारतीय इतिहास का पिता वेद व्यास हो गया, यानी भारतीय इतिहास का पिता वेद व्यास हो गया। परंतु अगर ऑप्शन में वेद व्यास न आए तब आप क्या करोगी?
तब कलहन करना, आपको क्या करना है, कलहन। यानी ऑप्शन में यह जैसे प्रश्न आ जाए कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है, ऑप्शन में कलहन भी आ जाए और वेदव्यास भी आ जाए, तब तो आप वेदव्यास करोगे। अगर ऑप्शन में वेदव्यास न रहे तब क्या आएगा, कलहन आएगा। तो देखो भारतीय इतिहास का पिता कलहन को भी कहा जाता है। अब कलहन ने किताब लिखी थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की, कलहन ने की थी। इसी राजतरंगिणी पुस्तक के माध्यम से कलहन ने कहा कि जो अशोक है, मौर्य वंश का तीसरा राजा था अशोक है, तो इसी मौर्य वंश के राजा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। साथियों किसकी, श्रीनगर की। तो यहां से क्वेश्चन बन गया कि श्रीनगर का संस्थापक कौन है, अशोक है। किसने कहा, कलहन ने कहा। किसके माध्यम से कहा, राजतरंगिणी पुस्तक के माध्यम से कहा। भारतीय इतिहास का पिता दूसरे नंबर पर किसे कहा जाता है, कलहन को कहा जाता है। अब इसी श्रीनगर से हम दो चार जो विवाद है वो भी जोड़ देते हैं। एक देश है उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड एक नगर है भारत का श्रीनगर, एक राजस्थान का जिला है उदयपुर। उदयपुर वाटी नहीं साथियों, उदयपुर की बात करते हैं। अगर पूछे प्रश्न की विश्व में, अगर पूछे विश्व में 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व में 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। या विश्व में जिलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। भारत में जिलों का नगर किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। और राजस्थान में जिलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। साथियों यहां से क्वेश्चन और फंस गया, यानी इस नहर से आते आते यहां पर क्वेश्चन एक और फंस गया। तो वो क्वेश्चन आप एक बार समझना। वो क्वेश्चन कैसे फंसा, वो क्वेश्चन देखो। अगर मैं फिर से यहां पर एक बात करता हूं, जैसे मैं फिनलैंड की बात की मैंने, एक देश है लाओस, एक देश है थाईलैंड, ठीक है, एक देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इंग्लैंड है। ये लो, यहां से क्वेश्चन फिर से फंस गया कि जिलों का देश तो किसे कहा जाता है, जिलों का देश। तो जिलों का देश तो फिनलैंड को कहा जाता है। हाथियों का देश किसे कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। जबकि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को। विश्व में नदियों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश में। विश्व में उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को। और मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि विश्व में जिलों का देश पूछे तो फिनलैंड बताना है। विश्व में सर्वाधिक हाथी कहां पर है, लाओस में है। सर्वाधिक सफेद हाथी कहां पर है, थाईलैंड में है। विश्व में सर्वाधिक नहर कहां पर है, पाकिस्तान में। सर्वाधिक नदियां कहां पर है, बांग्लादेश में। उगते हुए सूर्य का देश जापान है। डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड है। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे है। कौन सा देश साथियों, नॉर्वे है। ये बात मैंने बता दी है। अब हमने साथियों भारतीय इतिहास का पिता पढ़ लिया है। अब हमें राजस्थान इतिहास की बात करते हैं, यानी विश्व इतिहास का पिता हमने पढ़ लिया, भारतीय इतिहास का पिता पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास की। तो देखो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान इतिहास का पिता, तो राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तब आप क्या करोगे,
कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। इस कर्नल जेम्स टोड को इतिहास में इसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। यह व्यक्ति वास्तव में था कौन से देश का? स्कॉटलैंड का था। यानी आपसे पूछे कि कर्नल जेम्स टोड कहां का था? स्कॉटलैंड का था। इसे राजस्थान इतिहास का पिता व घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने सन 1829 ईस्वी में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तकें लिखी थी। किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। तो साथियों, विश्व इतिहास का पिता हो गया, राजस्थान इतिहास का हो गया, और भारतीय इतिहास का क्या हो गया? पिता हो गया। इसके बाद में साथियों, जो इतिहास है इससे कुछ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं। टॉपिक अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हमने टॉपिक शुरू नहीं किया, हम तो इसके जो विवादास्पद क्वेश्चन है हम तो वो पढ़ रहे हैं। तो देखो, यहां तक बात हो गई इतिहास की। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि पुनर्जागरण की बात करते हैं। पुनर्जागरण, अभी मैंने कहा कि कोई टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूं मैं, ये जो अच्छी अच्छी बातें पॉइंट बनते हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ा रहा हूं मैं एक बार बेसिक इतिहास में। तो विश्व में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपको बताना है दांते। इटली का महान कवि दांते, जिसका जन्म इटली के शहर फ्लोरेंस में हुआ था, इस व्यक्ति को विश्व में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि दूसरा व्यक्ति और विश्व में दूसरा पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तब आप करोगे पेट्रोक। क्या करोगे साथियों? तो पेट्रोक ये भी इटली का निवासी था, तो इसे दूसरा पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? पेट्रोक को कहा जाता है। इसी पेट्रोक को इतिहास में मानववाद का जनक भी कहा जाता है। पूछेगा कि इतिहास में मानववाद का जनक व दूसरा पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पेट्रोक को कहा जाता है। पेट्रोक कहां का था? इटली का निवासी था। विश्व में पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते है। दांते कहां का था? इटली का था। दो बात होगी। तीसरी बात करते हैं साथियों। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली भी इटली का था। इस मैकियावेली को इतिहास में आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कहा जाता है। यानी आपसे पूछे कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक किसे कहा जाता है, तो बात करोगे मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक कौन हुआ? मैकियावेली। अब दोस्तों, आपने ये भी तो पढ़ा है कि भारत में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य। क्या नाम उसका? चाणक्य। देखो क्वेश्चन फंस गया ना यहाँ पर। चाणक्य को मैं कौटिल्य भी कह सकता हूं, इसे विष्णुगुप्त भी कह सकता हूं। यह चाणक्य कौटिल्य तक्षशिला का यह शिक्षक था। इसने गणानंद को पराजित करवाने में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और यह उसका प्रधानमंत्री भी था। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है? मैकियावेली कहा जाता है। अब चाणक्य ने क्या लिखा था? चाणक्य ने अर्थशास्त्र रचना की थी। आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। इसी अर्थशास्त्र में भारत में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो भारत में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख किसमें मिलता है? कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अब क्वेश्चन एक और फंस गए यहाँ पर कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु आप अर्थशास्त्र मत कर देना, राजनीति बताना आपको।
अर्थशास्त्र की विषय वस्तु तो क्या थी, राजनीति थी, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तब आपको बताना है मौर्य प्रशासन बताना है, मौर्य प्रशासन। दोनों क्वेश्चन अलग है साथियों। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु तो क्या है, राजनीति, और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, मौर्य प्रशासन से है। अर्थशास्त्र किसने लिखा, चाणक्य ने। चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है, मेकियावेली। मेकियावेली कहां का था, इटली का था, और मेकियावेली को विश्व में आधुनिक राजनीतिक चिंतक का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है साथियों। ठीक है, इसके बाद में और फैक्ट हैं वो पढ़ते हैं। देखो अब देखना, ये मेगलन, अब एक छोटी सी बात करते हैं मेगलन की। मेकियावेली की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मेगलन की। मेगलन कौन से देश का था, स्पेन का था। मेगलन कौन से देश का था, स्पेन का। और इसी मेगलन से क्वेश्चन बनता कि विश्व का पहला व्यक्ति कौन है जो समुद्री मार्ग से, विश्व का पहला व्यक्ति कौन है जो समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करता है, वो कौन है, मेगलन था। मेगलन कहां का था, स्पेन का। और इसी मेगलन ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। तो पूछेगा कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, मेगलन ने किया था। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। तीसरा कौन सा है, हिंद महासागर है। और चौथा कौन सा, आर्कटिक महासागर है। अब देखना, एक तो बात यहां पर ये हो जाती है समाप्त। फिर इसके बाद में समुद्री मार्ग से क्वेश्चन बन गया, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है वास्को डी गामा से, वास्को डी गामा, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। कौन से देश का था, पुर्तगाल का था। ये वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर आता है। समझ रहे मेरी बात को, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर आता है। उस समय उस जगह का शासक जमोरिन था। कौन था, जमोरिन था। तो वास्को डी गामा से क्वेश्चन क्या बना कि भारत में समुद्री मार्ग से, मैं समुद्र का नाम ले रहा हूं, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति कौन है, वास्को डी गामा। कहां का था ये, पुर्तगाल का। कब आया, 1498 में। कहां पर आया, केरल में। कौन सा बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, एक हमारा व्यक्ति है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इसे अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो राजा राम मोहन राय है, यह भारत का पहला व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से यूरोप गया था। अगर पूछे कि भारत का पहला व्यक्ति कौन है जो समुद्री मार्ग से यूरोप गया था, वो राजा राम मोहन राय है। अगर यूरोप का व्यक्ति भारत आने वाला समुद्री मार्ग से पहला पूछे, तब आपको वास्को डी गामा बताना है। अब साथियों, यहां तक भी एक छोटी सी बात समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन और बनते हैं, 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन और बनते हैं, उनकी बात करते हैं। देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक देश है इंग्लैंड है। इंग्लैंड, अगर आपसे पूछे कि विश्व में धर्म सुधार आंदोलन तो विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का जनक पूछे तो इंग्लैंड बताना है। विश्व में सर्वप्रथम धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी, इंग्लैंड में। और कब हुई थी, 16वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी, 16वीं सदी में। ये तो है देश। अगर आपसे व्यक्ति पूछे तब आपको बताना मार्टिन लूथर। क्या बताना साथियों, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर को विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। जबकि देश पूछे तो
इंग्लैंड। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में, कौन सी भाषा में? मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में या जर्मन भाषा में बाइबल का या बाइबिल का अनुवाद किया था। पूछेगा कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। और पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर ने। विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का संस्थापक कौन है? मार्टिन लूथर है। अगर देश पूछे तो इंग्लैंड बताना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से तो यह बन गया मार्टिन लूथर। अब यहां से भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का संस्थापक हो गया, जबकि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन तो बन सकता है ना। तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती था, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को 19वीं सदी या भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, जबकि मार्टिन लूथर आपने पढ़ ही लिया है। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन और भी बनकर आता है। यहां पर एक क्वेश्चन बनकर आता है कि एक व्यक्ति था लियोनार्डो या लियोनार्डो भी बोलते हैं, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, इस व्यक्ति ने विश्व का सबसे प्रसिद्ध चित्र बनाया था मोनालिसा। पूछेगा विश्व का प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, ये मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनकर आता है। ठीक है। अब इस व्यक्ति ने यह बना दिया, कोई बात नहीं है। इसके बाद में कुछ और भी फैक्ट बनकर आते हैं, तो वो अगले जो फैक्ट बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। अगला जो वीडियो होगा उसमें इनसे आगे जो कवि हैं उनकी बात करेंगे, आगे इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है साथियों।